बच्चों, मैं ज्योति सिंह और आज हम आपके अर्थशास्त्र के अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को समझेंगे। आप मेरे साथ पाठ समझने के लिए अपनी पुस्तक और कॉपी जरूर रख लीजिए, क्योंकि आप मेरे साथ साथ अपनी पुस्तक को भी समझते जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। किसी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उनके क्षेत्रक या घटक को जानना आवश्यक है। क्षेत्रक का वर्गीकरण अनेक मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है। इस अध्याय में हमने 3 प्रकार से वर्गीकरण पढ़ना है। पहला है आर्थिक क्रिया के आधार पर, दूसरा है नियोजन के आधार पर और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। इनका पुनः वर्गीकरण है। आर्थिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। और नियोजन के आधार पर है संगठित और असंगठित, और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। आपको ये पूरे वर्गीकरण आप मेरे साथ साथ बुक पढ़ते जाएंगे तो बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। इस पाठ को समझने के लिए आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों के बारे में विचार कीजिए कि सभी व्यक्ति कोई ना कोई कार्य कर रहा है। कुछ लोग वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे खेती या फैक्ट्री में काम करते होंगे, और कुछ लोग नौकरी कर रहे होंगे। आपके बुक में ये चित्र दिया हुआ है एक पोस्टमैन का। पोस्टमैन क्या करता है? अब तो पोस्टमैन का काम कम हो गया है, अब कुरियर का काम अधिक हो गया है। जो काम पहले पोस्टमैन करता था, अब वही कुरियर मैन करता है। पोस्टमैन क्या करता था? हमारी जो सूचनाएं हैं या चिट्ठी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता था। अभी भी आप ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं तो आपके घर में जो डिलीवरी बॉय आता है या जो आपको सामान देने आता है, कुरियर वाला आता है, वो भी यही काम करता है। इसके बाद आपके इसमें एक चित्र और दिया है कुली का। आपने कुली रेलवे स्टेशन में देखा होगा। जब आपके पास सामान अधिक होता है, आप उठा नहीं पाते, तो अपनी मदद के लिए किसको बुलाते हैं? कुली को। कुली आपके सामान को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान रख देता है, जिसके बदले में आप उनको पैसे देते हैं। किसान है, किसान खेत में क्या उगाते हैं? गेहूं है, चावल है, कपास है, फूल है, फल है, सब्जियां हैं। तो इस तरह से खेत में भी क्या होता है? वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसी प्रकार यदि हम कुम्हार को देखें तो कुम्हार क्या करता है? मिट्टी से ईंट बनाता है या खपरे बनाता है। ईंट और खपरे किसके काम आते हैं? घर बनाने के काम आते हैं। ये मैडम, दुकान वाली मैडम है ये। इनके पास फैक्ट्री से जो सामान है, जो कपड़े हैं, ये स्वेटर है या सूट है, ये बेचने के लिए ये मैडम उपलब्ध हैं। यानी ये वस्तुओं का निर्माण नहीं कर रही हैं, बस ये ग्राहक को अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये सभी चित्रों से आपको यह पता लगा कि कुछ लोग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और कुछ लोग अपनी सेवाएं देते हैं। आर्थिक कार्यों के आधार पर हम क्षेत्रक को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सा? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आपको मैंने ये बुक का ये वाला पेज इसलिए दिखाया है कि ये जो बुक में आपके प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक और तृतीयक, ये जो किनारे चित्र दिया है, यदि आपने इस चित्र को समझ लिया तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, द्वितीयक क्या है और तृतीयक क्या है। प्राथमिक क्षेत्रक कृषि अर्थात प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करता है। जैसे चित्र में दिया है, अनाज है, कपास है, गाय, वन, जंगल बना है ना, या पेड़ बना है, अयस्क दिया है। ये सभी प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्रक से ही द्वितीयक क्षेत्रक की वस्तुएं निर्मित होती हैं। यानी कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? प्राथमिक क्षेत्रक से। प्राथमिक क्षेत्रक से कच्चा माल लेकर द्वितीयक क्षेत्रक में वस्तुओं का पुनः निर्माण किया जाता है। जैसे कपास यहाँ मिला हमको प्राथमिक क्षेत्रक से, तो उससे हमने क्या बना लिया? धागा बना लिया, कपड़े बना लिए। या यहाँ पर भेड़ है, भेड़ से हम ऊन प्राप्त किया और उससे स्वेटर बना सकते हैं। इसी प्रकार कार है, चेयर है, लकड़ी से हम चेयर, फर्नीचर बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो द्वितीयक क्षेत्रक है, किस पे निर्भर है? प्राथमिक क्षेत्रक पे।
तीसरा आता है हमारा तृतीयक क्षेत्रक। यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करता है। ये बिल्कुल अलग है, प्राथमिक और द्वितीयक से अलग है। जैसे कृषि उत्पाद को बाजार तक यदि हमको पहुंचाना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ट्रक की आवश्यकता पड़ेगी। सब्जी बेचना है तो हम कहाँ सब्जी वाले को दे देंगे बाजार में जाके, तो वो सब्जी क्या करेगा? सब्जी बेच देगा। तो इस तरह से जो तृतीयक क्षेत्र है, एक तरह से ये केवल वस्तुओं का निर्माण नहीं करता, ये बल्कि सेवाएं उपलब्ध कराता है। अब हम चित्रों की सहायता से तीनों क्षेत्रक को और विस्तार से समझेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित आधारित अनेक गतिविधियां होती हैं, जैसे कृषि। कृषि से हमको क्या क्या प्राप्त होता है? गेहूं है, चावल है, दाल है, कपास है, फल है, सब्जियां हैं। इसी प्रकार जैसे डेयरी उत्पाद है, डेयरी उत्पाद से जो दूध प्राप्त होता है, ये भी एक प्राकृतिक उत्पाद माना जाता है। मुर्गी पालन है, भेड़ है, बकरी, शूकर पालन है, मछली पालन है, और खनिज और अयस्क, ये सभी प्राकृतिक उत्पाद हैं। प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये किस पे आधारित है? प्रायः कृषि पर आधारित है। इसीलिए प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं का विनिर्माण करके अन्य वस्तुओं का निर्माण करती है। इसे हम द्वितीयक क्षेत्रक में रखते हैं। जैसे हमको खेत से कपास प्राप्त हुआ तो हम कपास से क्या बना दिया? हमने कपड़ा बना दिया। ये कपास कहाँ चला गया? फैक्ट्री में चला गया, और फैक्ट्री से क्या बन गया? उसी कपास से कपड़े तैयार हो गए। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक से हमको क्या प्राप्त हुआ? गन्ना प्राप्त हुआ। अब गन्ना मिल में चला गया तो वहां से गुड़ भी बन सकता है और शक्कर भी बन सकती है। तो ये क्या होगा? आपका द्वितीयक क्षेत्रक। जबकि गन्ना क्या है? हमारा प्राथमिक क्षेत्रक। ये ईंट हमने अभी बनाया था ना कुम्हार ने, तो ये जो कुम्हार ने ईंट बनाया मिट्टी से, और इसी ईंट से जब घर बन जाएगा, भवन निर्माण हो जाएगा, तो ये भवन किस क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक क्षेत्रक में। इस प्रकार से इसे हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं औद्योगिक क्षेत्रक? क्योंकि ज्यादातर जो काम होता है वो उद्योग पे या घर पे होता है। ये जो द्वितीयक क्षेत्रक का ज्यादातर काम किसके द्वारा होता है? उद्योगों के द्वारा। इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्रक स्वयं उत्पादन नहीं करता, यह केवल प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करता है। जैसे आप बस में बैठे होंगे, बस हमें क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में हेल्प करती है। बस किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, बस वो हमारी हेल्प करती है, सेवा देती है। इसी प्रकार धोबी है, मोची है, या सफाई वाला है, या घर में जैसे बर्तन साफ करने वाली नौकरानी आती है ना, वो भी अपनी हमको क्या देती है? सेवाएं देती है। मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, या एक टीचर है, टीचर आपको कोई सामान नहीं दे रहा, किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपनी पढ़ाई की सेवाएं दे रहा है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, सभी अपनी सेवा देते हैं। तृतीयक क्षेत्रक में को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्रक को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्रक। क्योंकि तृतीयक क्षेत्रक में वस्तुओं का निर्माण नहीं होता, बल्कि किसका निर्माण होता है? सेवाओं का निर्माण होता है। हम तीनों क्षेत्रक को एक साथ समझ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करने को हम प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहते हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र किस पर आधारित है? प्राकृतिक संसाधनों पे। जो प्रकृति से हमको सीधे प्राप्त होती है उसे हम प्राथमिक क्षेत्रक में रखते हैं। और द्वितीयक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जो प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पादों को अपनी गतिविधि के कच्चे माल की तरह का उपयोग करते हैं। यानी प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रक क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसको कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं और उसका विनिर्माण करके नई वस्तु बना देते हैं। हमने देखा था ना अभी कि गन्ना था, गन्ना प्राथमिक क्षेत्र था, उससे हमने शक्कर बना दिया, नई वस्तु का निर्माण कर दिया। तो इस तरह से द्वितीयक क्षेत्र में शक्कर आ जाएगा, जबकि गन्ना किस में रहेगा? प्राथमिक क्षेत्रक में। तृतीयक क्षेत्रक
प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती है। यह गतिविधियां स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। ये तो हमने पहले भी देखा था कि ये वस्तुओं का निर्माण नहीं करती, केवल ये सहायता प्रदान करती है। अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी और वनों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक को क्या दूसरा नाम क्या है? कृषि एवं सहायक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है। यह विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा है। ये किससे जुड़ा हुआ है? उद्योगों से, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। और तृतीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? सेवाओं का, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्रक। इन तीनों के उदाहरण अपन देख लेते हैं। प्राथमिक में आएगा कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन और उत्खनन। द्वितीयक में क्या आएगा? लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग और बिस्किट। और तृतीयक क्षेत्रक में क्या आएगा? बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन। यदि आपको परीक्षा में ये पूछा जाता है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक समझाइए, तो आप ये दोनों कॉलम की सारी जानकारी लिख सकते हैं। या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तृतीयक क्षेत्रक की विशेषता बताइए, तो आप यहाँ पॉइंट लिख के लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस स्लाइड से 3-4 तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अभी हमने आर्थिक गतिविधियां 3 प्रकार की पढ़ी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित है, परंतु फिर भी ये बहुत अधिक एक दूसरे पर निर्भर है। हमने 3 प्रकार के क्षेत्रक देखे ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये तीनों अलग हैं, परंतु हम ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ जो उदाहरण दिया है कि ये तीनों एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर है। पहला उदाहरण दिया है यहाँ पे, कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे। यदि किसान चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। किसान मतलब प्राथमिक क्षेत्र और चीनी मिल मतलब द्वितीयक क्षेत्र। यदि चीनी मिल को गन्ना नहीं मिलेगा तो मिल क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र किस पर निर्भर है? प्राथमिक क्षेत्र पर द्वितीयक क्षेत्र निर्भर है। एक उदाहरण और दिया है यहाँ पे, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रकों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें यदि ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल कर दी और ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि एक किसान है गांव में, किसानों के पास सब्जी, अनाज सब कुछ पर्याप्त है और ये शहर के लोग हैं, इनको अनाज की जरूरत है। ये प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि उत्पाद मतलब प्राथमिक क्षेत्र। और यदि ये शहर में बेचना चाहते हैं, यदि ये ट्रक वाले इनने मना कर दिया कि हम सामान नहीं ले जाएंगे, तो ये तो खराब हो जाएंगी सब्जियां, दूध सब खराब हो जाएगा, अनाज खराब हो जाएगा, क्योंकि इनको मार्केट नहीं मिलेगा और ये भूखे रहेंगे इन लोग भी। तो इस तरह से ये बताना चाह रहे हैं हम कि सभी क्षेत्रक एक दूसरे पर निर्भर हैं। यहाँ कृषि क्षेत्र किस पे निर्भर है? तृतीयक क्षेत्र पर। जब तक इनको ले जाने के लिए ट्रक तैयार नहीं होगा, इनको मार्केट उपलब्ध नहीं होगा। तो इस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रक एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये है मिस्टर दीपक, इनका कंप्यूटर बनाने का कारखाना है और ये हर महीने 500 कंप्यूटर बनाते हैं। अब मैं आपसे यह सवाल करूं कि हमारे देश में कुल उत्पादन कितना होता है? आप कहेंगे कि मैडम इतना बड़ा देश है, यहाँ कितनी सारी वस्तुएं बनती हैं, सुई से लेके जहाज तक, और कितने सारे कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, धोबी है, मूची है, सब्जी बेचने वाले लोग हैं, कुली है, सफाई वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि इतने लोगों को हम सबको जोड़ के कैसे हम बता सकते हैं कि हमारे देश का सकल उत्पादन कितना है? जब हम किसी देश की सभी वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ देते हैं तो उससे हमें जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद।
या इसी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीडीपी। जीडीपी का अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्व है। यदि किसी भी देश की जीडीपी ज्यादा है का मतलब है उस देश का उत्पादन अधिक है। यदि जीडीपी कम है इसका मतलब है वहां पर उस देश में उन्नति नहीं हो रही। सकल घरेलू उत्पाद हम ज्ञात कैसे करेंगे? क्योंकि देश में तो बहुत सारी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ऐसी स्थिति में सभी अर्थशास्त्रियों ने सोचा कि हम वस्तुओं और सेवाओं की संख्या को हम नहीं जोड़ेंगे, बल्कि इनके मूल्य को हम जोड़ के हम क्या निकाल सकते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। आप सोचिए कि कितनी सारी टॉफी है, कपड़ा है, तेल है, साबुन है, ये सब वस्तुएं का निर्माण होता। अब हम इनको जोड़ के हम कैसे सकल घरेलू उत्पाद निकाल सकते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए मैं एक उदाहरण समझा रही हूँ आपको कि जैसे ये 3 चीज़ें हैं, कोई एक देश है जहाँ पर ये केवल 3 चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, तो तब हम सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकालेंगे? मान लो 10,000 किलोग्राम गेहूँ का उत्पादन हुआ, तो इसका मूल्य कितना हो गया? 80,000 रुपए, क्योंकि ये क्या भाव है? 8 रुपए प्रति किलो। 5,000 नारियल का उत्पादन हुआ, 10 रुपए नारियल की दर से नारियल का मूल्य कितना हो गया? 50,000। और डॉक्टर है एक, उसका वेतन कितना है? 80,000 रुपए। तो मतलब एक देश में ये 3 तरह की चीजों का उत्पादन बस हो रहा है, तो इस देश का सकल घरेलू उत्पाद कितना होगा? 21 लाख। कितना होगा? 2,10,000। ये हमारा इस देश का उत्पादन होगा। यानी सकल घरेलू उत्पाद के लिए हम वस्तुओं को नहीं जोड़ते कि कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको केवल क्या मतलब है कि उसका मूल्य कितना है। जैसे एक टॉफी बनाने वाले ने 1,000 में टॉफियां बेची टोटल, उसने 100 टॉफी बनाई, 50 बनाई, ये नहीं पता। जीडीपी में केवल क्या शामिल होगा? उसने कितने में टॉफी बेची? 1,000 रुपए में बेची। तो सकल घरेलू उत्पाद में केवल वस्तुओं के मूल्य को हम जोड़ते हैं। ये बस एक एग्जाम्पल था। इसी प्रकार हम पूरे देश की सभी वस्तुओं को जोड़कर जीडीपी ज्ञात कर सकते हैं। जीडीपी की परिभाषा कैसे लिखोगे? तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी वर्ग विशेष में उत्पादित सभी वस्तुओं के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। यानी प्राथमिक, धन द्वितीयक, धन तृतीयक, इन तीनों में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा इसके मूल्य को हम, परंतु क्या दिया है यहाँ? अंतिम मूल्य को, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ लेते हैं। अब ये अंतिम वस्तु क्या है? अंतिम वस्तु समझने के लिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं। एक किसान है, ये किसान गेहूं का उत्पादन किया और 80 रुपए में गेहूं को बेच दिया। किसको? आटा चक्की के मालिक को। आटा वाले ने गेहूं से आटा बना लिया और कितने रुपए में? 100 रुपए में एक बिस्किट बनाने वाले को बेच दिया। अब बिस्किट बनाने वाले ने इससे पूरी बिस्किट बना दी और बिस्किट को कितने में बेच दिया? 200 रुपए में बेच दिया। अब यहाँ जो अंतिम वस्तु होगी वो क्या होगी हमारे लिए? बिस्किट होगी। क्यों होगी अंतिम वस्तु? क्योंकि यही वस्तु है जिसका उपभोग उपभोक्ता करते हैं। हम गेहूं का तो उपभोग नहीं कर रहे हैं ना, आटे का नहीं कर रहे। अंतिम उपभोग हम किसका कर रहे हैं? बिस्किट का कर रहे हैं। इसीलिए अंतिम वस्तु का जो मूल्य होगा इसे ही हम जीडीपी में शामिल करेंगे। यहाँ पर जो गेहूं है और जो आटा है ये मध्यवर्ती वस्तु है, ये अंतिम वस्तु नहीं है। इसीलिए हम केवल बिस्किट का जो मूल्य है 200 रुपए, इसको हम जीडीपी में शामिल करेंगे। यदि हम इनको भी, गेहूं को भी जोड़ लेंगे और आटा को भी जोड़ लेंगे तो ये हो गया हमारा 380 रुपए। यानी जीडीपी की गणना कितने बार हो गई? एक ही वस्तु की 3 बार हो गई। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी हम सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं तो अंतिम वस्तु और सेवाओं को ही हम शामिल करते हैं। किसी भी देश की जीडीपी उस देश की उत्पादन क्षमता का पता चलता है। हमारे देश में जो जीडीपी के मापन का कार्य है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके सहयोग से उनके राज्य में कुल कितनी वस्तुओं का निर्माण हुआ या कितनी सेवाओं का निर्माण हुआ, ये सारी सूचना एकत्रित करके जीडीपी का अनुमान
लगाते हैं। किसका अनुमान लगाते हैं? सकल घरेलू उत्पाद का। आप जिस फ़ोन से पढ़ रहे हैं ना, कॉपी है, पेन है, शर्ट आप जो पहने हैं, टेबल है, ये सभी वस्तुएँ हमारे घर में जितनी वस्तुएँ हैं, ये सभी वस्तुएँ जीडीपी में शामिल होती हैं। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। हमारी बुक में ये दिया हुआ है आलेख 1। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक द्वारा सकल घरेलू उत्पाद। ये जो 2 वर्ष के आंकड़े दिए हुए हैं 90, 73, 74 और 2013 और 14, ये इन 2 वर्षों के उत्पादन को दिखाता है। आप इस चित्र की सहायता से ये समझ सकते हैं कि ये 40 वर्षों में उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ। 1973-74 से लेके 2013-14 में हमारे देश में उत्पादन बढ़ा कि कम हुआ। तो ये हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको ग्रीन कलर में जो दिया है ये तृतीयक क्षेत्र है। ये रेड कलर जो दिया हुआ है ये किसको दर्शा रहा है? द्वितीयक क्षेत्र को। और ये जो ब्लू कलर है ये किसको दर्शा रहा है? हमारे प्राथमिक क्षेत्र को। हम इससे बहुत सारे प्रश्न हल कर सकते हैं, जैसे 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन सा है? 73-74 में जो सबसे बड़ा उत्पादक है, ये देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा नीला वाला क्षेत्र लग रहा है। इसका मतलब है सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? प्राथमिक क्षेत्रक। 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन सा है? यहाँ सबसे बड़ा एरिया कौन सा दिख रहा है? ग्रीन कलर का। यानी सबसे बड़ा उत्पादक तृतीयक क्षेत्र है। क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में किस क्षेत्रक में सबसे अधिक समृद्धि हुई? सबसे अधिक समृद्धि तो यहाँ ग्रीन में दिख रही है। ग्रीन मतलब तृतीयक क्षेत्रक। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को चित्र के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं, और यदि आपने ये चित्र आलेख को अच्छे से समझ लिया तो इससे संबंधित बहुत प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपके बुक में ये भी प्रश्न है कि आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। व्याख्या कीजिए। निश्चित है कि है, क्यों नहीं रहेगी उपयोगिता? क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौन-सा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, या हमारा कौन-सा क्षेत्रक ऐसा है जिससे हमको अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है। और हम जो भी योजना बनाएँगे, यदि हमें पता रहेगा कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र कमज़ोर है, तो सरकार फिर कैसी योजना बनाएगी कि प्राथमिक क्षेत्रक हमारा मजबूत हो जाए। उत्पादन में जो अभी की कंडीशन में है, हमने क्या देखा है कि तृतीयक क्षेत्र का स्तर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तृतीयक क्षेत्रक बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच लगभग सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। ये देखिए 73-74 और 2013-14 लगभग सभी में उत्पादन में वृद्धि हुई है। परंतु जो सबसे अधिक वृद्धि हुई है वो किस क्षेत्र में हुई है? तृतीयक क्षेत्रक में हुई है। 40 वर्षों में भारत में प्राथमिक क्षेत्रक की तुलना में तृतीयक क्षेत्रक सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। इसके क्या कारण है? ऐसा क्यों हुआ होगा कि तृतीयक क्षेत्रक इतना ज़्यादा वृद्धि किया है? इसके अनेक कारण हैं। पहला है हमारा प्रत्येक देश की आवश्यक सेवाएं, जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं यानी स्कूल, डाक एवं तार सेवा, थाना, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा इत्यादि की आवश्यकता होती है। आप अपने माता-पिता या दादा या पड़ोसी जो भी बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए, क्या पहले के समय में इतने अस्पताल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस और इतने पुलिस स्टेशन थे क्या? गाँव में पंचायत भवन था क्या? क्या इतनी बसें चलती थी? क्या पहले भी हर एक बच्चे का बैंक खाता होता था? नहीं होता था। निश्चित है उत्तर नहीं में होगा। तो जैसे-जैसे देश विकास करता है, हमारी आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं। और ये जो सारी सुविधाएँ हैं, ये जो बुनियादी सेवाएँ हैं, ये सेवाएँ देने का किसकी ज़िम्मेदारी है? सरकार की है। तो ये सारी सुविधाएँ दिनों-दिन सरकार बढ़ाती जा रही है, जिसके कारण तृतीयक क्षेत्रक महत्वपूर्ण होगी। अगला है हमारा कृषि और उद्योग के विकास में परिवहन और व्यापार और भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। अब यदि मेरा उत्पादन पहले 100 क्विंटल था गेहूं का, और अब हो गया है मेरा 500 क्विंटल, क्योंकि मैंने आधुनिक तकनीक का उपयोग किया है, या जो मेरे
मेरे उद्योग में 100 कंप्यूटर बनते थे, अब 500 कंप्यूटर बनने लगे। तो अब किसकी आवश्यकता होगी? अधिक से अधिक परिवहन की ज़रूरत होगी। अब व्यापार भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, दुकानें बढ़ जाएँगी। मेरे को अपने गेहूँ को स्टोर करने के लिए एक गोदाम की ज़रूरत होगी। तो जैसे-जैसे कृषि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र विकास करता है, वैसे-वैसे तृतीयक क्षेत्र भी विकास करता है। आय बढ़ने के साथ-साथ लोग कई सेवाएं जैसे होटल है, पर्यटन है, शॉपिंग है, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। हम ही कहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत जब आ जाता है तो हम घूमने जाने लगते हैं, होटल में खाने लगते हैं या कहीं घूमने किसी बाहर शहर जाते हैं कि चलो हम मूड फ्रेश करके आते हैं। किसी के पास और अधिक पैसा हो जाता है तो वो फॉरेन ट्रिप पे भी घूमने जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र और हमारी आय बढ़ती जाती है तो तृतीयक क्षेत्र अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतु एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि सेवा क्षेत्रक में हमारे वृद्धि तो हो रही है, परंतु सेवा क्षेत्र के सभी क्षेत्र विकास नहीं कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में अकुशल श्रमिक हैं जो छोटी-छोटी दुकान में मरम्मत का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बस में जो हेल्पर होते हैं, उनकी आय कितनी कम होती है, परंतु इसके बाद भी वो नौकरी नहीं छोड़ सकते। वो कितना कठिन काम करते हैं, कितना परेशान होते हैं। बदले में उन्हें कोई वेतन नहीं प्राप्त होता, अच्छा वेतन, परंतु उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए उनको वही काम करना पड़ता है। सेवा क्षेत्र के कुछ क्षेत्र हैं जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सीए है, बैंकिंग है, ये सारी सुविधाएं बढ़ रही हैं, परंतु अभी भी सेवा क्षेत्र में संतुलित विकास हमारे देश में नहीं हुआ है। इससे संबंधित एक प्रश्न ये है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र को कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। यानी ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अभी भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो निश्चित है हमको सहमत होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत अधिक विकास की गुंजाइश है। जो बात मैंने अभी कही थी कि हमारे देश में रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, प्रशिक्षित लोग बढ़ाना पड़ेगा और प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में भी विकास के लिए तृतीयक क्षेत्र को सहायता करना चाहिए। हमारे देश में ये आलेख 3 ये जो पुस्तक में दिया हुआ है, रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी। मतलब ये बताना चाह रहा है कि हमारे लोग जो हमारे देश के हैं, वो प्राथमिक में अधिक रोजगार प्राप्त कर रहे हैं कि द्वितीयक में कि तृतीयक में। तो देखिए सन 77-78 में था, ये जो ब्लू वाला क्षेत्र है यानी कृषि क्षेत्रक में बहुत सारे लोग रोजगार प्राप्त करते थे। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कम लोगों को रोजगार प्राप्त था। परंतु 2017 और 18 से यदि हम तुलना करें तो देखो कृषि में उत्पादन क्या हो गया है, लोगों का रोजगार क्या हो गया है, कम हो गया है। जबकि द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार की संख्या बढ़ गई है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार में पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। अभी भी यदि हमारे देश को विकसित करना है और उत्पादन बढ़ाना है तो द्वितीयक क्षेत्र पर बहुत अधिक काम करना पड़ेगा। हमारे देश में उद्योगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ानी पड़ेगी। अभी भी हमारे देश के आधे से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। किस पे निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और इसके बाद भी जो जीडीपी है यानी जो उत्पादन है वो पूरे उत्पादन का केवल कितना है? छठवां भाग है। यानी आधे लोग काम कर रहे हैं और उत्पादन इतना कम हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि हमको अपने जो रोजगार लोग हैं या बेरोजगार लोग हैं उनको इस तरह से नियोजित करना पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था सुधार हो सके और हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ सके। ये स्थिति के लिए यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। ये एक गांव का छोटा किसान लक्ष्मी है, जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है और वो जमीन कैसी है? असिंचित है, यानी उसमें सिंचाई के कोई साधन नहीं है और सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं और केवल ये दालहन और इनका उत्पादन करते हैं, बहुत अधिक उपज नहीं है। और इनके परिवार में 5 सदस्य हैं, जो सभी कृषि कार्य करते हैं, क्योंकि किसी के पास कोई काम ही नहीं है। जो पांचों बच्चे हैं ये सभी क्या काम करते हैं? कृषि, इनके खेती का काम करते हैं। ये बेटा कभी 1 घंटे काम कराता है, ये बेटा 2-3 दिन में 1 दिन चला जाता है
और ये बेटा तो महीने में या 2-4 महीने में कभी किसी दिन चला जाता है। इस तरह से काम ये पाँचों बच्चे काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं? खेत में काम कर रहे हैं। परंतु इनकी क्षमता के अनुरूप ये काम नहीं कर रहे हैं। इनकी क्षमता तो अधिक है, परंतु ये 1 घंटे, 2 घंटे या कोई कोई एक बच्चा है जो दिन भर काम कर रहा है। यानी कहने का मतलब है ये अपने क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार ये लोग क्या हैं? अल्प बेरोजगार हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? अल्प बेरोजगारी। किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन होना अल्प बेरोजगारी कहलाता है। कृषि क्षेत्र में जहां परिवार के सभी सदस्य कार्य करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ काम करता दिखाई पड़ता है। देखो, ऐसा लग रहा है कि सब काम कर रहे हैं, किंतु वास्तव में किसी को पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं रहता। ऐसे पांचों बच्चे नहीं हैं जो सारा दिन मेहनत करते हो। कोई 1 घंटे करता, कोई शाम को जाता है, कोई 2 दिन में जाता है। तो लग तो रहा है कि इसके पांचों बच्चे खेती कर रहे हैं, परंतु सबके पास काम नहीं है। इस प्रकार की रोजगारी को हम प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी कहते हैं। हम अपने देश में रोजगार कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं और कृषि में सबसे अधिक अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? आप भी अपने विचार कीजिए, क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर व्यावसायिक खेती कर सकते हैं, गन्ना उगा सकते हैं, फलों की खेती कर सकते हैं, फूल की खेती कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, जिससे लक्ष्मी के जो 5 बच्चे हैं, पाँचों बच्चों को कोई ना कोई रोजगार प्राप्त हो सके। आप भी विचार करिए कि आपके आसपास कुछ इस तरह के बेरोजगार लोग हैं। ये अब जो पहले का सिलेबस था वो अलग था, लेकिन एनसीईआरटी की यही खासियत है कि ये आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाती है। तो आपके बुक में इस तरह के बॉक्सेस दिए हों, इसको ज़रूर आप पढ़ा करो और इसको अपने मन में एनालिसिस ज़रूर किया करो कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, लागू किया था। उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं, जिन्हें काम की जरूरत है, को सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इस अधिनियम में ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति काम कर सकता है और जिसको काम की जरूरत है, उनको कौन काम देगी? सरकार देगी। साल भर में कम से कम 100 दिन जरूर काम मिलेगा। भारत में लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार, इस अधिनियम को क्या नाम दिया गया है? काम का अधिकार लागू करने के लिए यह कानून बनाया गया था। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम को काम का अधिकार के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये अधिनियम ही है कि ये अधिकार देता है हमको कि हमें काम चाहिए है और हमको 100 दिन का कम से कम काम चाहिए है। आप सरकार से मांग कर सकते हैं। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है, तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। यदि सरकार आपको 100 दिन तक का काम नहीं दी, तो वो आपके बदले में क्या देगी? पैसे देगी। कितने दिन के काम का देगी? 100 दिन के। अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी, जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने की मदद मिले। आप यदि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आप इस अधिनियम से अच्छी तरह से परिचित होंगे। जब भी कभी ऐसी स्थिति होती है कि गांव में कुछ काम देना है लोगों को, तो गांव की रोड बनवा ली जाती है या खेतों में कुआं खुदवा दिया जाता है या गांव में सार्वजनिक क्षेत्र में तालाब बनवा दिया जाता है या खेत की जो मेड़ होती है इसकी कटाई करा के मेड़ सुधार का कार्य किया जाता है। तो इस अधिनियम में ये है कि गांव के लोगों को इस प्रकार का काम देना है जिससे कि वहां की भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़े और वहां का पर्यावरण खराब ना हो। अभी हमने आर्थिक कार्यों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र समझे। अब हम ये आपके बुक में दिया है आगे, नियोजन के आधार पर क्षेत्रक 2 प्रकार के होते हैं, संगठित और असंगठित। इसको समझाने के लिए बहुत अच्छी 2 कहानियां दी हुई हैं। पहला है कांता। कांता एक कार्यालय में काम करती है। बहुत सरल है, आप इस कहानी को पढ़ के ही पूरी बात समझ जाएंगे।
कांता एक कार्यालय में काम करती है। सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है, यानी तनख्वाह मिल जाती है। वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय व अन्य भत्ते भी मिलते हैं, यानी उसको बीमार होने पे उसको पैसे भी प्राप्त होते हैं और अन्य जो सरकार भत्ते देती है। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश मिलता है, यानी कांता संडे को ऑफिस नहीं जाती है, परंतु संडे का भी उसको वेतन प्राप्त होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी, तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था, यानी अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। यानी ये आप ये मान सकते हैं कि कांता एक सरकारी नौकरी कर रही है, जहां उसको नियम के तहत रखा गया है और उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हैं जो सरकार देती है। दूसरा है कमल, कांता का ये पड़ोसी है। ये कौन है? कांता का पड़ोसी है। वह नजदीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 दुकान पर जाता है और शाम को 8 बजे तक, देखो, सुबह 7:30 बजे से ये दुकान जा रहा है और रात के 8 बजे आ रहा है शाम को। उसे अपनी मजदूरी के अलावा कोई भत्ता प्राप्त नहीं होता, कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है। और जिस दिन यदि वो काम पे नहीं जाता, उस दिन उसको पैसा नहीं मिलता। उसको कोई छुट्टी नहीं मिलती और ऐसा कोई छुट्टी नहीं मिलती जिसकी उसको तनख्वाह मिले। और उसका कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था। उसका नियोक्ता उसे कभी भी काम से हटाने के लिए कह सकता है। यदि ये जो कमल है थोड़ा भी काम में यदि लापरवाह होगा, तो इसका जो मालिक है ये कभी भी इसको काम से निकाल सकता है। अब आप समझ गए होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में निश्चित है इस तरह के काम करने वाले होंगे। तो ये इसका मतलब है, एक था हमारा संगठित क्षेत्रक और दूसरा क्या था? असंगठित क्षेत्रक। इन दोनों को हम इस आधार पे समझ लेते हैं। संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? सरकार के द्वारा। और असंगठित सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते। वेतन सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं संगठित क्षेत्रक का। और असंगठित में तो ये तो दुकान वाला डिसाइड करेगा कि हम तुमको कितने रुपए, कमल को कितनी तनख्वाह देंगे। यहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं होता। नौकरी की सुरक्षा, हाँ, यहाँ पे कांता की नौकरी पक्की है, क्योंकि जब उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था तभी था कि आप इतने साल तक नौकरी करेंगे। और असंगठित क्षेत्र में नहीं होती नौकरी की सुरक्षा। शासन के द्वारा कारखाना अधिनियम, नियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, यह जितने सरकार के अधिनियम है वो सभी संगठित क्षेत्र लागू करते हैं, जबकि कमल पर कोई अधिनियम लागू नहीं होता। उसका दुकान वाला जो मालिक है वही अपने नियम के अनुसार उसे नौकरी पे रख सकता है। काम के घंटे यहाँ पे कैसे थे? स्थिर थे। जो कांता थी 9:30 बजे से 5:30 बजे तक काम करती थी, जबकि ये सुबह 7:30 से रात के 8 बजे जाता था। यदि दुकान में 10 बजे तक है तो कमल की छुट्टी भी कितने बजे होगी? 10 बजे होगी। यानी इसके काम के घंटे निश्चित नहीं है। सरकारी नियम, उन्हें सरकारी नियमों का पालन करना होता है और सामान्यतः ये सरकारी नियमों का पालन नहीं करते। इनको सभी लाभ प्राप्त होते हैं। ये जो संगठित क्षेत्रक होते हैं इनको सभी सुविधाएं मिलती है, पेंशन मिलती है, चिकित्सा सुविधा मिलती है, मुआवजा मिलता है, अवकाश मिलता है, जबकि इनको कुछ भी नहीं दिया जाता। तो इस तरह से आप संगठित क्षेत्रक की यदि विशेषता आएगा तो आप इतने ये सारे पॉइंट को लिख सकते हैं, और असंगठित क्षेत्रक आएगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने दोनों को इसलिए तुलनात्मक रूप में बताया कि दोनों को आप एक साथ याद कर लें। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों के में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है परिसंपत्तियों के स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता का जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? स्वामी। स्वामित्व के आधार पर भी क्षेत्र का वर्गीकरण किया जाता है। हमने शुरू की स्लाइड में ही देखा था ना कि आज हम 3 तरह के क्षेत्रक में वर्गीकरण समझेंगे। तो ये लास्ट वाला है स्वामित्व आधारित क्षेत्रक। तो ये है हमारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। ये भी बहुत सरल है। सार्वजनिक क्षेत्रक का मतलब है, आप यहाँ पर सरलता से समझने के लिए मान लीजिए ये सरकारी, और निजी क्षेत्रक मतलब प्राइवेट।
ये जितनी विशेषता हैं ये सब सरकारी नौकरी की है, सरकार की है और निजी यानी ये हो गया हमारा प्राइवेट का। अब मैंने ये बता दिया तो आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ आ जाएँगी। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार ही सभी सेवाएँ उपलब्ध कराती है। जबकि निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की ज़िम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है। यहाँ आप देखिए सरकारी स्कूल पे किसका स्वामित्व होता है? सरकार का। जो जबकि प्राइवेट स्कूल जो व्यक्ति खोलता है उसका मालिक वही होता है। वही अपने शर्तों पे अपने हिसाब से स्कूल को चलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। आप यदि सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ की ज़्यादा फीस नहीं होती, बहुत कम फीस। आप कभी सरकारी अस्पताल गए होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा फीस नहीं होती है। और जबकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाएँगे, प्राइवेट स्कूल जाएँगे, वहाँ की फीस बहुत अधिक होगी क्योंकि जो निजी क्षेत्रक हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। ये देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है रेलवे या डाकघर और निजी क्षेत्र के लिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये किसके उदाहरण हैं? प्राइवेट के उदाहरण हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे पहले जो जिनमें लाभ कम होता है वो चीज़ें सरकार खुद के हाथों में रखती है जिससे गरीब जनता की वो सेवा कर सके, सुविधाएँ उपलब्ध करा सकें। क्योंकि यदि वो निजी हाथों में रहेगी, कुछ उद्योग निजी हाथों में रहेंगे तो वो चीज़ों को महँगा कर देंगे और गरीब व्यक्ति उसको नहीं खरीद पाएगा। तो इस तरह से आप ये तीनों प्रकार का वर्गीकरण समझ गए होंगे और निश्चित है मेरा विश्वास है कि आप पूरा साथ में मेरे बुक ज़रूर पढ़िए क्योंकि मैंने जितनी बातें बताई है वो आपके बुक में है और यदि आप पढ़ लेंगे तो आप कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो ज़रूर बना दूँगी। थैंक यू।